नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सुबह के 10 बजने वाले हैं और मैं हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ अपडेट एट 10 में। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बड़े अपडेट्स पर। उपराष्ट्रपति आज दिल्ली विश्वविद्यालय में करेंगे छात्राओं संग संवाद। वाराणसी का भी करेंगे दौरा। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। कंपनी सचिवों के 51वें राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। आज आचार समिति के सामने पेश होंगी सांसद महुआ मोइत्रा। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में होगी पूछताछ। वर्ष 2023-24 में 31 करोड़ तक रिकॉर्ड, 7.85 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल। जीएसटी संग्रह भी रहा 1,72,000 करोड़ से ज्यादा। पिछले साल की इसी अवधि के तुलना में 13% रहा ज्यादा। आबकारी घोटाला मामला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी के सामने पेशी आज। वनडे क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और श्रीलंका के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला। बुधवार को खेले गए मैच में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 190 रनों के विशाल अंतर से हराया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज की छात्राओं के साथ विशेष बातचीत करने वाले हैं। सुबह यानी कि अब से कुछ क्षण पश्चात इस कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है और जैसे ही ये कार्यक्रम शुरू होगा हम आपको सीधे लिए चलेंगे इस कार्यक्रम में। हम आपको बता दें कि इसके बाद उपराष्ट्रपति आज वाराणसी का भी दौरा करने वाले हैं। उपराष्ट्रपति दोपहर करीब 3:15 बजे दीनदयाल हस्तकला संकुल में कंपनी सचिवों के 51वें राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति वहां काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। वाराणसी संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है और भारत का प्राचीनतम बसा शहर भी है। इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक है और इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। बौद्ध एवं जैन धर्म में भी इसे पवित्र नगरी माना गया है। वाराणसी को प्रायः मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता है। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और इसके धार्मिक महत्व से अटूट नाता है। ये शहर सहस्त्रों वर्षों से भारत का, विशेषकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र रहा है। काशी का बाबा विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक है। ये मंदिर पवित्र नदी गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बाबा विश्वनाथ के तीर्थ यात्रियों और भक्तों को पवित्र नदी में डुबकी लगाने की सदियों पुरानी परंपरा का पालन करने, खराब रखरखाव एवं भीड़भाड़ वाली सड़कों से आने जाने और गंगा जल लेकर मंदिर में अर्पित करने में होने वाली कठिनाइयों को दूर करके उन्हें सुविधा प्रदान करना प्रधानमंत्री का काफी पुराना सपना था। इस सपने को साकार करने के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी के तट से जोड़ने के लिए एक सुगम मार्ग के सृजन की एक परियोजना के रूप में श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की परिकल्पना सफलतापूर्वक पूरी की गई। इस पुनीत कार्य को शुरू करने के लिए 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ धाम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। काशी विश्वनाथ धाम के जीर्णोद्धार से वाराणसी में पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। यही नहीं, वाराणसी में न सिर्फ रोजगार के संसाधनों में वृद्धि हुई है बल्कि यहाँ की ढांचागत सुविधाओं में भी बढ़ोतरी हुई है।
ये है दिव्य, भव्य और नव्य काशी। विश्व के सबसे प्राचीन जीवंत शहर काशी की निरंतर प्रवाहमान संस्कृति की ये है अद्भुत तस्वीर, जिसमें विरासत के प्रति सम्मान भी है और विकास के प्रति प्रतिबद्धता भी। काशी की आत्मा अविनाशी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहाँ के जन जन काशी की काया में निरंतर नवीनता लाने के लिए जी जान से जुटे हैं। आस्था और आध्यात्म से जुड़े पवित्र स्थानों की दिव्यता को जब आधुनिक भव्यता से जोड़ा जाता है, तब विकास प्रगतिशील होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है काशी का बाबा विश्वनाथ धाम। पहले जो मंदिर क्षेत्र केवल 3000 वर्ग फीट में था, वो अब करीब करीब 5 लाख वर्ग फीट का हो गया है। काशी विश्वनाथ धाम का पुनः निर्माण होने से श्रद्धालुओं और पर्यटकों में अभूतपूर्व उत्साह है। इससे वाराणसी के नाविकों, रेहड़ी ठेले रिक्शा वालों, दुकानदारों, होटल और गेस्ट हाउस चलाने वाले सभी को लाभ हुआ है। यहाँ पे जो पहले श्रद्धालु लाखों हजारों में आते थे, अब लाखों में आ रहे हैं। किसानों का जो आय था थोड़ा बढ़ गया है, अब दुकानदारी लाइन भी बढ़ गई है। सरकार का अच्छा प्रयास है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं, इसलिए बोल रहे हैं बाबा विश्वनाथ की जय, हर हर महादेव। यहाँ का साफ सफाई अच्छा है, यहाँ का रोड बन गया है, कॉरिडोर बन गया है, यहाँ थोड़ा कमाई भी हम लोगों का बढ़ गया है, इसके लिए हम लोग यहाँ की जनता खुश है। माँ गंगा उत्तर वाहिनी होकर बाबा विश्वनाथ के पांव पखारने काशी आती है। माँ गंगा ने भी आधुनिक होती काशी को एक नया जल मार्ग दिया है, जिससे हाल ही में काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। काशी के लिए अविनाशी प्रेम जो न अतीत में कभी मिटा न भविष्य में कभी मिटेगा। यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत की वो अद्भुत परंपरा। बाबा विश्वनाथ सबके हैं, माँ गंगा सबकी है, उनका आशीर्वाद सबके लिए है। आयकर विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए 31 अक्टूबर तक रिकॉर्ड 7.85 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में 31 अक्टूबर 2023 तक दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की कुल संख्या 7.85 करोड़ है, जो कि अब तक सबसे अधिक है। वित्त वर्ष 2022-23 में दाखिल आरटीआई की कुल संख्या 7.78 करोड़ थी। उन करदाताओं जिनके मामले में खातों का ऑडिट करना जरूरी था के लिए आईटीआर यानी कि आईटीआर 7 के अलावा दाखिल करने की नियत तिथि 31 अक्टूबर थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने बयान में कहा है कि निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक दाखिल किए गए आईटीआर की कुल संख्या 7.65 करोड़ से अधिक है, जो कि निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए 7 नवंबर 2022 तक दाखिल 6.85 करोड़ आईटीआर की तुलना में 11.7% अधिक है। पिछले साल 7 नवंबर 2022 ऐसे आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख थी। निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए दाखिल किए गए 7.65 करोड़ आईटीआर में से 7.51 करोड़ से अधिक आईटीआर पहले ही सत्यापित किए जा चुके हैं। इन सत्यापित आईटीआर में से 7.19 करोड़ पहले ही 31 अक्टूबर 2023 तक प्रसंस्कृत किए जा चुके हैं। इस तरह लगभग 96% सत्यापित आरटीआर प्रसंस्कृत अभी तक हो चुके हैं। एक अच्छी खबर और भी है कि इस वर्ष अक्टूबर महीने में जीएसटी संग्रह 1,72,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। वित्त मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर महीने में जीएसटी संग्रह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 13% अधिक है। कुल राजस्व में केंद्रीय माल एवं सेवा कर 30,062 करोड़ रुपए, राज्य माल एवं सेवा कर की हिस्सेदारी 38,171 करोड़ रुपए, एकीकृत माल एवं सेवा कर 91,315 करोड़ रुपए और उपकर 12,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। मंत्रालय ने बताया कि नियमित
निपटान के बाद अक्टूबर में केंद्र का कुल जीएसटी संग्रह 72,934 करोड़ रुपए और राज्यों का 74,785 करोड़ रुपए रहा है। उधर पीएम गति शक्ति पहल के तहत 23,500 करोड़ रुपए की सड़क और रेलवे की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी के लिए अनुशंसित किया गया है। इन परियोजनाओं का मूल्यांकन 17 अक्टूबर को 58वीं नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप यानी कि एनपीजी की बैठक में किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि 23,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना लागत वाली मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए सड़क और रेलवे परियोजनाओं पर एनपीजी में चर्चा की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई जल्द ही संयुक्त अरब अमीरात में एक कार्यालय स्थापित करेगा। माफ कीजिएगा। शिक्षा मंत्री ने अबू धाबी की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान यह घोषणा की। यूएई भारत संबंध आज बहुत अच्छी स्थिति में है। रणनीतिक साझेदारी में, विशेष रूप से शिक्षा और कौशल में भारत और यूएई के बीच मजबूत संबंध हैं। हम यूएई में एक आईआईटी खोल रहे हैं और भारत के कई महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय पहले ही यहां पर खोले जा चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर पुर्तगाल और इटली से भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से 4 दिवसीय पुर्तगाल और इटली की यात्रा पर हैं। इटली यात्रा के दौरान विदेश मंत्री अपने समकक्ष विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री के इटली के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात करने की उम्मीद है। वो सीनेट के विदेश मामलों और सुरक्षा आयोग और यूरोपीय संघ मामलों के आयोग और भारत इटली संसदीय मैत्री समूह के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले पुर्तगाल यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा सहित शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को पुर्तगाल में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया और घनिष्ठता को बढ़ावा देने में भूमध्य सागरीय देश की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने वैश्विक कार्यस्थल में प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी की प्रासंगिकता को पहचाना और सीधे हवाई कनेक्टिविटी की आवश्यकता की सराहना की। उन्होंने भारतीय समुदाय से भारत पुर्तगाल राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ समारोह में योगदान देने का भी आग्रह किया। यूनेस्को के सृजनात्मक शहर के नेटवर्क में भारत के 2 शहर शामिल किए गए हैं। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की नई सूची में कोझिकोड को साहित्यिक शहर घोषित किया गया है और ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में स्थान दिया गया है। इस पर प्रधानमंत्री ने खुशी जताई है और कहा है कि भारत की सांस्कृतिक जीवंतता वैश्विक मंच पर चमक बिखेर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में कोझिकोड और ग्वालियर को शामिल किए जाने पर वहां के लोगों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोझिकोड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ग्वालियर की माधुर्यपूर्ण विरासत के साथ भारत की सांस्कृतिक जीवंतता वैश्विक मंच पर अधिक प्रकाशमान है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जबकि इन दोनों राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली ख्याति का जश्न मनाया जा रहा है, भारत विविध सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण और प्रचार के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गौरव भारत श्रृंखला की अनूठी सांस्कृतिक उपलब्धियों को संरक्षित और साझा करने की दिशा में प्रत्येक नागरिक के सामूहिक प्रयासों को भी दर्शाता है।